हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल द ईडू एकेडमी पर। दोस्तों आज जो हम क्लास लेकर के आए हैं, ये लेकर आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास में। और कहा जाए तो क्रांति की एक तरह से शुरुआत की जाए कि आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की जाए, तो उसका जो पहला पायदान कहा जाए, फर्स्ट स्टेप को हम मानते हैं किसे, तो वो मानते हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसे ही हम आज़ादी का पहला स्टेप मानते हैं। तो 1857 की क्रांति के बारे में अगर हम बात करें या विद्रोह की बात करें या फिर हम इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं, तो क्या इसे सिर्फ सैनिक विद्रोह कहना सही होगा? क्या 1857 की क्रांति जो है सिर्फ सैनिक विद्रोह इसे कहना ठीक होगा, या फिर इसे कहा जाए कि एक स्वतंत्रता संग्राम भी कहना उचित है या नहीं? तो इन सब बारे में जो है काफ़ी मिथ्या भी है, काफ़ी मतलब कहा जाए कि बहुत सारी किताबों में इसे मतलब किसी और तरह से व्यक्त किया गया है। तो आज जो हम क्लास करेंगे तो उसी में 1857 की क्रांति के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप कि आखिर में ये जो 1857 में ये क्रांति या विद्रोह हुआ, 1857 में जो ये विद्रोह हुआ, क्या इसकी शुरुआत, जैसा कि हम सभी आम भाषा में सुन लेते हैं, आम मतलब कहा जाए कि जो चलन बना हुआ है कि 1857 की जो विद्रोह हुआ था या सैनिक विद्रोह हुआ, क्यों हुआ, तो सीधा सा एक फंडा है, मतलब लोग बता देते हैं कि एक नया राइफल आया था जिसमें अफवाह फैल गया कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिक्स रहती है, उसका जो मतलब ये होता है गोली, उसे मुंह से खोल करके तब जो है उसका फायरिंग करना है, इसी का विद्रोह हुआ था और मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की थी। तो क्या ये ही सिर्फ सच है इसका, या इसका बैकग्राउंड काफ़ी पहले से तैयार हो रहा था और किन किन नीतियों की वजह से आखिर में आकर के 1857 में ये विद्रोह जो है चरम सीमा पर आ जाता है और विद्रोह का बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर लेता है? तो इन सभी को हम अच्छे तरह से पॉइंट बाय पॉइंट जो है आज समझने की कोशिश करेंगे, और आशा है मैं इस तरह से आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आज आप ये पूरा क्लास वीडियो देख लेते हैं तो फिर 1857 की जो विद्रोह है या क्रांति कहें, इसे फिर जो है आपको कहीं और समझने की ज़रूरत नहीं होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपके अपने भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का हमारा टॉपिक 1857 का विद्रोह जो है इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले, 1857 की क्रांति को समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा। एक ही बार जा कर के अगर हम चाहें कि 1857 की क्रांति को समझ ले तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो इसे हम कहा जाए कि 7 स्टेप में हम पढ़ेंगे। 7 स्टेप में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसके स्वरूप के बारे में जानेंगे कि इसका स्वरूप क्या था। ये 1857 की क्रांति का स्वरूप के बारे में जानेंगे। आखिर में ये मतलब जो विद्रोह था या उसे क्रांति कहे या सैनिक विद्रोह कहे, तो इसका स्वरूप कैसा था इसके बारे में जानेंगे। दूसरा जानेंगे कि आखिर में ये 1857 में ही क्यों हुआ और 1857 में आकर के प्रचंड रूप क्यों ले लेता है। तीसरा स्टेप होगा कि विद्रोह का प्रारंभ कैसे होता है, विद्रोह का प्रारंभ कैसे और कहां से होता है। चौथा स्टेप है विद्रोह का प्रसार एवं पतन, यानी विद्रोह कहां तक फैला और इसका पतन कैसे हो गया। इतना बड़ा विद्रोह खड़ा हुआ, फैला भी, लेकिन पतन हो गया, इसके बारे में जानेंगे। पांचवा जो स्टेप रहेगा वो कहेंगे कि विद्रोह तो हुआ, तो विद्रोह जो है असफल रहा था। ये विद्रोह क्या रहा था, इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1857 का विद्रोह जो था असफल रहा था। तो इतिहासकारों ने इतने बड़े विद्रोह को असफल क्यों कहा, उस बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। दूसरा छठा पॉइंट रखेगा कि विद्रोह का महत्व क्या रहा, विद्रोह का महत्व क्या रहा। मान लीजिए कि 1857 का जो विद्रोह हुआ तो उसका कुछ भी तो इनपुट निकला होगा, तो उस बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और अंतिम में विद्रोह का परिणाम, यानी इतना बड़ा विद्रोह होने के बाद इतने लोगों ने अपने जान को जो है निछावर किया, तो क्या उसका कुछ परिणाम भी निकला या यूं ही मतलब कहा जाए कि उनका जो है बलिदान बेकार गया। तो इन 7 स्टेपों में हम इस 1857 के विद्रोह को हम देखेंगे। इस 7 स्टेप को देखने से पहले उस समय का जो हम कहा जाए जो प्रशासन था उस पर हम जरा सा थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। उस समय के प्रशासन की बात कर ले तो उस समय जो था विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो उनका नाम था पामस्टन। क्या नाम था,
पामस्टन जो थे वो इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री थे जब विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कब? यानी 1857 ईस्वी में। कब? 1857 ईस्वी में। क्लियर है? भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 में? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो भारत का गवर्नर था। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? यानी जब विद्रोह अभी शुरुआत नहीं हुआ था तो उस समय कौन था? तो जब विद्रोह शुरुआत होने के शुरुआती फेज में था उस समय कंपनी का सेनापति था जॉर्ज एनिसन। क्या नाम था उनका? जॉर्ज एनिसन। लेकिन जैसे ही विद्रोह जो है शुरुआत हुई तो यहाँ पे सेनापति को जो है बदल करके दूसरा सेनापति नियुक्त किया गया, कॉलिन कैंपबेल। कौन? कॉलिन कैंपबेल। और ये कैंपबेल जो है, कैंपबेल नाम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कैंपबेल जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना मतलब कहा जाए कि नेतृत्व करने में इनका क्षमता कितना अधिक था। और जब विद्रोह का प्रसार होता है, कई इलाकों में विद्रोह फैल जाता है, तो ये कैंपबेल जो है किस तरह से उसे दबाने का काम करता है और नेतृत्व करता है किसका? अंग्रेजी सेना का। विद्रोह के समय भारत का सम्राट तो कौन था? मुगल सम्राट था तभी बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर। जबकि तभी तक जो है नाम मात्र के ही ये सम्राट रह चुके थे। क्या रह चुके थे? नाम मात्र के ही सम्राट रह चुके थे। क्लियर है? तो ये हमने प्रशासन देख लिया कि कब 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उस समय के प्रशासनिक विभाग में जो मेन लोग थे वो ये थे। चलिए अब बात कर लेते हैं पहला स्टेप यानी विद्रोह के स्वरूप की। विद्रोह के स्वरूप की बात की जाए तो विद्रोह का स्वरूप के बारे में आपको सही जानकारी जो मिलता है, विद्रोह का स्वरूप जो 1857 का स्वरूप के बारे में जो सही जानकारी मिलता है वो उस समय जो इतिहासकार थे, भारतीय इतिहासकार हो, लेखक हो या फिर अंग्रेजी इतिहासकार या लेखक हो, उनके द्वारा जो रचित पुस्तक है, लिखी गई पुस्तक है और उनमें जो विवरण मिलता है उस अनुसार ही आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसके स्वरूप का जो है आपको सही पता चल सकता है। हालांकि उस समय के लेखकों में बहुत सारा भेदभाव भी हुआ क्योंकि जो अंग्रेजी लेखक थे, जो अंग्रेजों के अधीन लेखक थे, ब्रिटिश लेखक थे, उन्होंने जो है इस विद्रोह के बारे में बहुत सारी अनाप शनाप बातों को भी लिखा। जैसे कुछ अंग्रेजी कहा जाए कि लेखकों ने यहाँ तक लिखा कि 1857 का विद्रोह सिर्फ नाम मात्र का एक सैनिक विद्रोह था। एक लेखक ने इसके बारे में लिखा था कि ये मात्र सिर्फ हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक जो है एकजुटता की लड़ाई थी। एक लेखक ने लिखा कि ये मात्र जो है ईसाई मिशनरियों के खिलाफ या ईसाई जो है धर्म के खिलाफ हिंदुओं का एक बर्बरतापूर्ण जो है एक हमला था। तो इन सभी बातों को हम जानेंगे और साथ ही साथ एक दो लेखक ऐसे भी हुए जो अंग्रेजी जो है इतिहासकार थे, लेखक थे, उनके हाँ में हाँ मिलाया था। बाकी सारा स्वरूप हम देखेंगे। अच्छे अच्छे जो बुक हैं, ऑर्थर हैं, जिन्होंने इस आंदोलन के बारे में, इस क्रांति के बारे में, इस विद्रोह के बारे में पूरी जानकारी दी है, उन सब के बारे में हम डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे और उनके किताबों के नाम भी हम देखेंगे। सबसे पहले बात कर लें कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप की बात की जाए तो इसे जानने का सबसे महत्वपूर्ण समय उस समय अंग्रेज और भारतीय इतिहासकारों द्वारा लिखी गई क्या है? पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है, परंतु इस पुस्तकों में भी काफ़ी मतभेद है। उस समय अंग्रेजी लेखक थे और वो अंग्रेजी हुकूमत को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। किसे? तो अंग्रेजी हुकूमत जो था उसे जो है अंग्रेजी लेखक नाराज़ नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हीं की वजह से, वो तो इंग्लैंड वासी थे लेकिन यहाँ पर जो प्रशासनिक था और इंग्लैंड से वो आकर के भारत में बस रहे थे, भारत में, तो उन्हें जो भोग विलास मिल रहा था वो किसके द्वारा मिल रहा था? तो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा ही ना उसे प्रदान किया जा रहा था। तो कोई भी कहा जाए कि अपने मालिक को नाराज करके वो खुश नहीं रख सकता है। तो अंग्रेजी लेखकों ने उसी तरह से इस विद्रोह के बारे में लिखा भी था, बहुत सारे भ्रामक बातों का लिखा था। साथ ही साथ इन अंग्रेज लेखकों का समर्थन करने में उस समय कुछ भारतीय लेखक भी थे जिनमें दो नाम सबसे अधिक है। कौन सा? दुर्गादास बंदोपाध्याय, दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खान। कौन? सर सैयद अहमद खान। ये दो ऐसे लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को सही बताया। और जो है ये सर सैयद अहमद खान क्या थे? तो उस समय सरकारी जो है विभाग में ये अमीन थे। क्या थे? ये सरकारी विभाग में अमीन थे, अमीन के पद पे तैनात थे। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये भी
एक तरह से अंग्रेज़ों के ही कहा जाए कि पार्ट का हिस्सा थे ये। तो इन्होंने भी उन्हें नाराज़ नहीं किया और जो इन्होंने अंग्रेज़ों ने जो पुस्तक लिखी उसको इन्होंने सही ठहराया। लेकिन बाकी के और भी लेखकों ने जो पुस्तक लिखी है उसको एक बार हम गौर से देखेंगे तो आपको सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें सबसे पहला बात जो है सर सैयद अहमद खान ने एक पुस्तक लिखी थी, एन ऐसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1860। क्या लिखा था सर सैयद अहमद खान ने? ऐसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1860। कब लिखा? 1860 में। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने विद्रोह को सिर्फ एक सैनिक विद्रोह बताया था। क्या बताया था? कि ये छोटा मोटा एक सिर्फ सैनिक विद्रोह है। उसके बाद जो पुस्तक लिखी वो लिखी बी.डी. सावरकर ने। ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक के बारे में आपको बार बार जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इनका जो पुस्तक का नाम था यानी बुक था वो था इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857। कौन सा? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। किसने लिखा? वी.डी. सावरकर ने लिखा। तो बी.डी. सावरकर ने जो मेन चीज पे फोकस किया था, उन्होंने इस पुस्तक को एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। क्या की थी? उन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह कोई मतलब अचानक से हो जाने वाला विद्रोह नहीं था। इसे एक सुनियोजित तरीके से जो है अंजाम दिया गया था और यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा इन्होंने दी। किसने? तो बी.डी. सावरकर ने। कौन सा बुक? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। क्लियर है? अगला जो लेखक थे वो उनका नाम था एस.एन. सेन। क्या नाम था? एस.एन. सेन। उन्होंने एक फिल्म लिखा था एक बुक लिखा था 1857। कौन सा? 1857। उन्होंने इस पुस्तक में जो लिखा था, उन्होंने लिखा कि एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना गलत होगा। इस विद्रोह को सिर्फ एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना गलत होगा क्योंकि यह कहीं भी केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा था। कहाँ? इसे सिर्फ एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना गलत होगा क्योंकि यह सिर्फ मतलब कहीं भी जो है सिर्फ एक सैनिक तक ही कहा जाए सीमित नहीं रहा था। इसमें बाकी लोग भी, जिसमें उस समय के सामंत, जमींदार और राजा, ये लोग जो है मुख्य रूप से इसमें जो है सम्मिलित हुए थे। तो सिर्फ इसे सैनिक विद्रोह ही कह देना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत होगा और अच्छे इतिहासकारों ने भी इसे सिर्फ सैनिक विद्रोह कहना एक तरह से इसे मिथ्या करार दिया है। अगली बात कर ले तो अगला जो लेखक थे आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने एक बुक लिखा था द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिबिलियन ऑफ 1857। क्या? द सिपाही म्यूटिनिटी एंड द रिबिलियन ऑफ 1857। मैंने हिंदी में बुक का नाम इसलिए लिखा है ताकि आपको पढ़ने में इजी हो और आप इसे जल्दी से पढ़ करके अपने माइंड में सेटअप कर लें। तो आर.सी. मजूमदार ने ये लिखा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने कहा कि 1857 का जो विद्रोह था वो न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही क्या था? राष्ट्रीय था। क्योंकि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग लड़ रहे थे, अब सिपाही जो लड़ रहे थे, सिपाही की बात कर ले, सिपाही जो लड़ रहे थे या सैनिक जो लड़ रहे थे वो क्यों लड़ रहे थे? तो वो लड़ रहे थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनका वेतन कम है, उन पे अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें ज़बरदस्ती तिलक और पगड़ी उतार करके हेड पहनाया जा रहा है जिसपे चमड़े का जो है बेल्ट लगा हुआ रहता था। तो सैनिक लड़ रहे थे उनके लिए। किनके लिए? तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। जमींदार लड़ रहे थे। जमींदार लड़ रहे थे क्यों? तो डलहौजी जो है, डलहौजी, आगे आएगा वो बात, डलहौजी का जो है हड़प नीति के कारण लड़ रहे थे। डलहौजी क्या कहते थे? रे तुम अपना साम्राज्य ठीक से नहीं चला रहा। तो क्या बोला? सर तो हम बोल रहे हैं ना, तुमको लग रहा है, हमको लग रहा है कि तुम अपना साम्राज्य को ठीक से ढंग से नहीं चला रहे हो, चलो अब लाओ ये जो है कंपनी चलाएगी। तो इन सब कारणों से कौन था? तो इन सब कारणों से जमींदार नाराज थे, सामंत नाराज थे, तो वो इसके लिए लड़ रहे थे। राजा का क्या हुआ था? अब अवध जैसा गुलाम कहा जाए, अवध जो है
उस समय 1857 का जब विद्रोह होने वाला था, अवध जो है वर्तमान का यूपी यानी उत्तर प्रदेश उस समय अवध के नाम से जाना जाता था। और उस समय का जो सेना था उसमें सेना में लगभग जो है 75%, कितना 75% का आंकड़ा अगर माना जाए तो अवध के लोगों का था, सैनिकों का था। अवध जो है कंपनी का एकदम कहा जाए कि भक्त था। फिर भी डलहौजी ने क्या किया, डलहौजी ने कहा कि नहीं, तुम जो है प्रशासन ढंग से चला नहीं रहे हो, वहाँ के राजा को तुम प्रशासन ढंग से चला नहीं रहे हो, इसलिए तुम जो है अवध को संभालने लायक नहीं हो, लाओ अवध जो है कंपनी चलाएगी। अब अपने जो कहा जाए सिपल सलार को, अपने इतने भक्त को भी जब भक्त वाले राज्य का भी राजा से उनका राज्य छीन जाता है तो बाकी राजा भी भयभीत थे और बाकी राजा भी इस आंदोलन से इसीलिए जुड़े थे। तो इसको राष्ट्रीय आंदोलन कहना एक तरह से तो गलत था, जो इन्होंने भी कहा है। किसने? आरसी मजुमदार ने कहा है। कौन सा? तो ए सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबिलियन ऑफ 1857 में। क्लियर है? अब अगला बात कर लें। अगला थे शशि भूषण चौधरी। किन्होंने? शशि भूषण चौधरी। इन्होंने लिखा है, इनका पुस्तक का नाम है सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 1859, यानी सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 से लेकर के 1859 तक। इन्होंने एक पुस्तक में लिखा कि इसे सैनिक और असैनिक विद्रोह के सम्मिश्रण का स्वरूप में हम देखते हैं, यानी इसमें सैनिक भी और जो सैनिक नहीं थे इन दोनों ने मिलकर के ही इस आंदोलन को खड़ा किया, इस विद्रोह को किया और इस विद्रोह के लिए लड़ा। क्लियर है? आगे बात कर लें। अगले लेखक हैं पूर्णचंद्र जोशी। क्या नाम है उनका? पूर्णचंद्र जोशी। इन्होंने जो पुस्तक लिखा था इन्होंने लिखा था रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम। इनका पुस्तक पूर्णचंद्र जोशी का क्या था? रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम। इन्होंने क्या कहा कि ये इस विद्रोह को क्या कहा? मार्क्सवादी दृष्टिकोण। क्या? 1857 की जो दृष्टि हो, मतलब जो घटनाएं हो रही थी, और मार्क्सवादी का जो कहना है, मार्क्स का कहना है मजदूर वर्गों के लिए मार्क्स ने ज़्यादा कुछ लिखा है, उनके लिए ज़्यादा कुछ सहानुभूति प्रकट की है। उनका जो मार्क्सवाद का जो एक रास्ता है, मजदूरों के हक के लिए लड़ा गया है। तो उसी तरह से इन्होंने कहा कि 1857 की जो क्रांति है और इसकी जो गतिविधियां हैं जिस तरह से फैल रहे हैं, तो एक तरह से जो निम्न तबका, उस समय भारतीय को एक तरह से निम्न तबका ही कहा जाए, और उच्च तबका यानी अंग्रेज के बीच का विद्रोह है, इसलिए इसमें जो है एक जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण किसने कहा? पूर्णचंद्र जोशी ने। क्लियर है? अगला नाम है लेखक का शशि भूषण चौधरी। शशि भूषण चौधरी ने लिखा है, पुस्तक का नाम है थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनिटी। थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि इस पुस्तक में इन्होंने विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, क्या भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष माना है। किसने? तो शशि भूषण चौधरी जी ने। अगला नाम है अशोक मेहता। अशोक मेहता की पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखा है? अशोक मेहता। अशोक मेहता ने लिखा द ग्रेट रिबेलियन। उन्होंने इस पुस्तक में विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा जा सकता है। उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा कि इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा जा सकता है। तो पुस्तक के आधार पर अगर आप देख ले, किताबों के आधार पर देख ले, जो उन समय के लेखकों में द्वारा लिखा गया, जो बी टी सावरकर ने उस समय लिखा, उसके बाद आज़ादी के बाद भी कुछ पुस्तकें लिखी गई, तो उसमें आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। कोई आप इसे जो है सैनिक विद्रोह कह रहा है, कोई सैनिक विद्रोह कह रहा है, कोई इसे राजा का विद्रोह कर रहा है, कोई इसे मार्क्सवाद से प्रेरित बोल रहा है। तो आप यहाँ पे ही देख सकते हैं कि कितना अंतर है। लेकिन बाद के परिस्थितियों को देखते हुए, बाद में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो इतिहास को संजोया गया है, उसके अनुसार आप एक नतीजे पे इसमें पहुँच जाएंगे। आशा है सिर्फ आप हमारे साथ बने रहें।
आज आपका ये क्लास ऐसा होने वाला है कि 1857 के विद्रोह अगर आज आपने कंटिन्यू देख लिया इस वीडियो को, तो आपको कहीं भी इसके बारे में पढ़ने और सुनने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इतने समझ चुके होंगे कि इसका स्वरूप क्या था, परिणाम क्या हुआ, विफल क्यों हो गया, प्रसार कहाँ हुआ, इन सभी चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। अब चलिए आ जाते हैं उस समय की बात कर ले। मैंने शुरू में बताया कि कुछ ब्रिटिश का जो कथन था उस समय वो काफ़ी फेमस हुआ था, जिसमें इसमें कहा जाए, एक थे LIR रिच, क्या नाम था, LIR रिच। उनके अनुसार यह विद्रोह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध था। क्या था, धर्मांधों मतलब क्या, धर्म में अंधे लोगों का ईसाइयों के विरुद्ध, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो ईसाई थे, तो ईसाइयों के विरुद्ध। और यहाँ पे धर्मांधों में किनको गिना जा रहा है, तो हिंदू और मुस्लिम को। किसे, हिंदू और मुस्लिम, इन दो लोगों को क्या कहा जाता है कि ये दोनों लोग धर्म में अंधे होकर के तीसरी कम्युनिटी जो ईसाई कम्युनिटी थी उसको विरुद्ध एक युद्ध लड़ रहे थे। वहीं पर दूसरे हैं TR होम्स ने इस विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध बताया। इस विद्रोह को क्या बताया, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध बताया। अब भारतवासियों को आकर के कोई सभ्यता की जानकारी दे, सभ्यता की बातें बताए, तो एक हास्यास्पद बात है, क्योंकि हमारी सभ्यता से पुरानी सभ्यता विश्व की कोई सभ्यता नहीं है। तो इनका कहने का मतलब था कि उस समय जो ब्रिटेन के ईसाई थे वो ज़्यादा सभ्य थे, और यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे वो असभ्य लोग थे। तो उन्होंने जो इस युद्ध या इस कहा जाए कि विद्रोह को जो क्या कहा, तो इसे जो है बर्बरता तथा सभ्यता का जो है एक युद्ध कहा। क्लियर है। लेकिन उसी समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या कहा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कहा कि 1857 का जो विद्रोह है वो सिर्फ क्या है, तो एक सिपाही विद्रोह है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये स्टेटमेंट था उस समय का कि ये सिर्फ एक छोटी सी सिपाही विद्रोह था। लेकिन उसी समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बेंजामिन डिजराइली जो थे वहाँ के विपक्ष के नेता थे, उन्होंने 27 जुलाई 1857 को, कब, 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिर्फ केवल सिपाही विद्रोह। किसने कहा, बेंजामिन डिजराइली ने कहा। कब कहा, 27 जुलाई 1857 को। कहाँ पे, तो हाउस ऑफ कॉमन्स यानी उस समय के ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि ये विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिर्फ एक सैनिक विद्रोह। तो इन सभी से आपको समझ में आ गया होगा, इन सभी बातों से, कि 1857 का जो विद्रोह था वो सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, उसमें जो है राजा हो, सामंत हो, जमींदार हो, सभी लोगों ने मिलकर के भाग लिया था। तो एक पहला प्रश्न जो हम डायरेक्ट कर देते हैं, 1857 का सिपाही विद्रोह, 1857 का सिपाही विद्रोह ये अधूरा सच है। 1857 का सिपाही विद्रोह क्या है, तो एक अधूरा सच है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लें। अब बात कर लेते हैं कि अगर इसको कहा जाए कुल मिलाकर 1857 ईस्वी का विद्रोह क्या था, मध्ययुगीन व्यवस्था से अपने आप को बचाने हुए और खोई हुई मर्यादा को प्राप्त करने का एक अंतिम प्रयास था। किसका, तो मध्ययुगीन जो व्यवस्था था उसमें अपनी खोई हुई मर्यादा और व्यवस्था को बचाने के लिए एक अंतिम प्रयास था। राजा और जमींदार इस जमात के नेता थे। यह मोटे तौर पर एक राजनीतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत से विदेशी शासन को दूर करना था। आते आते धीरे धीरे कहाँ पे आ गए हम, कि ये जिसका उद्देश्य क्या था, भारत से विदेशी शासन को दूर करना। तो धीरे धीरे ये आंदोलन जो है राष्ट्रीय आंदोलन और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन का रूप लेने लगती है, उसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब बात कर ले कारण की अगर बात कर ले, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ यहाँ पर एक बंदूक और गोली की बात नहीं थी, सिर्फ बंदूक या गाय की चर्बी
गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी। तो सिर्फ इन दोनों का ही एक कारण नहीं था, ये तो कहा जाए कि उस समय का तत्कालिक कारण था। जो आग धीरे धीरे सुलग रहा था, ये कारण उसमें क्या किया, घी डालने का काम करती है। लेकिन अगर इसका कारण बात कर ले तो इसके बहुत से कारण थे। इसका क्या पहला कारण था, राजनीतिक कारण भी था, इसका जो है आर्थिक कारण भी था, सामाजिक धार्मिक कारण भी था, सैनिक कारण भी था और तत्कालिक कारण के कारण भी ये जो है विद्रोह शुरू हुआ। अगर राजनीतिक कारण की बात कर लें, राजनीतिक कारण की बात कर ले तो राजनीतिक कारण की शुरुआत जो है कब हुआ था, तो वो शुरुआत कब हो गया था, तो 1803 में ही। कब, 1803 ईस्वी में ही ये इसकी शुरुआत हो गई थी। कब हो गई थी, 1803 ईस्वी में ही। कब, किस लिए, तो मुगल सम्राट जो है ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगा था। उस समय के मुगल सम्राट क्या हो गया था, उन्होंने ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त कर लिया था। और जब ये प्राप्त किया तो मुगल सम्राट जो था, उन्हें लगा कि ब्रिटिश के संरक्षण में अगर हम आ जाते हैं तो हमारी जो बादशाहत है, जैसे हम पहले खुले तौर से जो है बादशाहत अपनी कायम करते थे, उसी तरह से हम करेंगे। वो जो है ब्रिटिश जो वहाँ के अथी थे, ब्रिटिश कंपनी के लोगों को अपना सबसे प्रिय पुत्र बताते थे। कौन बताते थे, तो मुगल बादशाह, जब वो ब्रिटिश संरक्षण में चले गए। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश जो है कंपनी जो है अपने रुतबे में आने लगे। और डलहौजी आए तो उन्होंने कहा कि देखिए बादशाह, ये सब चीज़ आपका चलेगा नहीं, अब आपका जो है क्या होगा, सभा लगना बंद हो जाएगा, आपका आदेश का अथी नहीं चलेगा, आपको एक मुश्त एक पैसा दे दिया जाएगा, आप नाम मात्र के सिर्फ बादशाह रह जाएंगे। तो जब यहाँ पर बात आ गई तो इससे क्या हुआ कि जनता में एक रोष आ गया कि किस तरह से बादशाह को उनकी गद्दी से हटा दिया गया। क्या क्या किया गया, तो बादशाह का उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। उत्तराधिकारी की नियुक्ति बंद हो गई, यानी जो भी छोटे राज्य थे या बादशाह हो, मुगल सम्राट हो, चाहे बाकी और भी जो छोटे राज्य थे, वहाँ पे क्या कहा कि मान लीजिए कि मैं राजा हूँ तो मेरे बाद मेरा पुत्र राजा नहीं बन सकता है, जो कि एक कहा जाए कि उत्तराधिकारी मैं नहीं चुन सकता हूँ, तो इसका भी अंत कर दिया गया। तीसरा क्या किया, अवध पर आरोप लगा करके राज्य को छीन लिया गया। मैंने आपको शुरू में ही बताया, अवध जो वर्तमान का यूपी का क्षेत्र है, बहुत प्रिय था, कंपनी का बहुत प्रिय राज्य में अवध गिना जाता था। लेकिन उस पर भी जो है आरोप लगाया कि तुम्हारा जो है प्रशासनिक ढांचा ठीक नहीं है और तुम अब राज्य चलाने के योग्य नहीं हो, यह करके अवध को छीन लिया जाता है और कंपनी में मिलाया जाता है। डलहौजी द्वारा अनुचित तरीकों से राज्य को अपने अधीन कर लिया जाता था। किसके द्वारा, डलहौजी ने ही हड़प नीति अपनाई थी। कौन सी नीति, हड़प नीति जो है, हड़प नीति किसने अपनाई, तो डलहौजी ने। किसने, डलहौजी ने ही हड़प नीति अपनाई थी और इसने ही क्या किया, अवध को भी छीन लिया। इससे भी जो है, क्योंकि अवध का ही लोग जो है लगभग मैंने आपको बताया कि 70 to 75% लोग उस समय सेना में थे। और उसमें भी कौन से बिरादरी, तो उसमें भी ब्राह्मण और राजपूत, हालांकि वो शासक वर्ग थे लेकिन उस समय वो सेना में गए थे, तो उनमें एक तरह से रोष की भावना धीरे धीरे पैदा होने लगा था। ये कब, तो एक कहा जाए कि शुरुआती दौर था 1857 के विद्रोह होने का। कंपनी की सेवा में से भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था, यानी कंपनी का जो भारतीय कहा जाए कि प्रशासनिक सेवा था, उसमें जो भी उच्च पद पर थे उसमें भारत के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता था। और भारत के लोगों को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाता था, तो क्या बनाया जाता था, सैनिक बनाया जाता था। अगर 1857 के विद्रोह के पूर्व की अगर आप बात कर ले तो लगभग 2,45,000 सेना था। कितना, 2,45,000 सेना था। उसमें अगर बात कर ले तो ये जो रेशियो था 5.1 का था। कितना, 5.1 का था, यानी इसमें जो है 5 अनुपात क्या था, भारतीय सेना थी और मात्र 1 अनुपात में ब्रिटिश सेना थी। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मतलब तबका जो है ब्रिटिश सेना में उस समय शामिल हो गई थी। तो राजनीतिक कारण आप समझ गए कि इन सब कारणों से क्या हुआ, लोगों में धीरे धीरे रोष पैदा होने लगा, सैनिकों में जो है एक तरह से गुस्सा फूट गया।
आर्थिक कारण की बात कर ले तो आर्थिक कारण में क्या हुआ था, सैनिकों को काफ़ी कम मात्रा में वेतन दिया जाता था। उस समय मात्र 7 रुपये, कितना, मात्र 7 रुपये जो है वेतन दिया जाता था। कितना, सिर्फ 7 रुपये वेतन दिया जाता था किसे, भारतीय सैनिक को। साथ ही साथ भारतीय सैनिकों के साथ उस समय जो बड़े पद पर थे, अंग्रेजी में मतलब सेना नायक हो, सेनापति हो, वो लोग काफ़ी दुर्व्यवहार करते थे। उन्हें जो है गलत गलत नामों से काले लोग, सुअर के बच्चे, इस तरह के मतलब उच्चारण के साथ सुअर तक कहा जाता था भारतीय सेना के लोगों को। और मैंने बताया कि भारतीय सेना में कौन थे, ब्राह्मण और राजपूत जाता थे, तो उन्हें ये सब प्रवृत्ति जो है काफ़ी मतलब बुरी लगती थी और ये जो है धीरे धीरे विद्रोह का ये सब कारण बनने लगा। क्या हुआ, भारतीय सैनिक और आम जनों में क्या हुआ, असंतोष की भावना पैदा हो गई। बोझ वृद्धि, भारतीय उद्योग धंधा को बंद कर दिया जा गया, आदि कारणों से भारतीय की आर्थिक स्थिति जो है बद से बदतर हो गए। तो ये सब जो है आर्थिक कारण बनता है विद्रोह होने का। अगला बात कर ले सामाजिक और धार्मिक कारण। कौन सा, सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण की बात कर ले तो उस समय जो है ब्रिटिश ने क्या किया, विलियम बेंटिक थे, विलियम बेंटिक और डलहौजी, विलियम बेंटिक और डलहौजी के समय कुछ कानूनों में बदलाव किया गया। क्या किया गया, तो सबसे पहले क्या किया गया, बाल विवाह को समाप्त किया गया। किसे, बाल विवाह को समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा को बंद कर दिया गया। साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया कि विधवा जो भी होंगी वो पुनर्विवाह कर सकती हैं। इन सब चीज़ों को क्या कर दिया, जो है बंद कर दिया। किसे, सती प्रथा का अंत, कन्यावध, बाल विवाह का निषेध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। ये किसने किया, तो विलियम बेंटिक और डलहौजी ने। हालांकि अभी ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन उस समय ये जो है पंडितों और मौलवी को लगता था कि अगर ये सब चीज़ हो गया तो हमारा क्या होगा, वर्चस्व खत्म हो जाएगा, हमारा वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, भारतीय लोगों पे जो है लोगों का कान भरना शुरू कर दिया कि देखो ये हमारे धर्म के साथ खेल रहे हैं, इन्होंने हमारे धर्म के सारे सामाजिक कानून को तोड़ रहे हैं। तो इन सब लोगों से क्या हुआ, इन सब चीज़ों से भारतीय लोगों में आक्रोश पैदा होने लगा। अंग्रेज भारतीयों को बहुत अपमानजनक शब्दों से पुकारते थे, भारतीयों को काले एवं सुअर तक कह के पुकारा जाता था। 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियाँ, क्या हुआ, ईसाई मिशनरियाँ को भारत में आने का जो है मौका मिला। जब 1813 में ईसाई मिशनरियाँ जो भारत आती है तो ये क्या करते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। और प्रचार करना मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा रूप से, यहाँ तक कि कॉलेजों में, उस समय के कॉलेजों में भी जो है ईसाई धर्म का प्रचार किया जाने लगा। जेल में जो कैदी रहते थे, जेल में भी उन्हें जो है इसकी अथी दी जाती थी, यानी एक कैदी को जो है एक ईसाई प्रधान अध्यापक दिया जाता था। साथ ही साथ वहाँ पर जेल में पहले क्या होता था, जो भी लोग जेल जाते थे वो अपना बर्तन साथ लेके जाते थे खाना खाने का, और ये नियम था कि उस समय जो भी खाना बनाएगा वो उच्च जाति के लोग ही खाना बना पाएंगे, तभी जेल में लोग खाना खाएंगे। लेकिन विलियम बेंटिक ने क्या किया, विलियम बेंटिक ने किया जेल के नियमों में बदलाव। इन्होंने क्या किया कि अब जो भी लोग जेल जाएंगे उन्हें जो है अपना बर्तन ले जाने का अधिकार नहीं होगा, जेल प्रशासन के द्वारा जो बर्तन दिया जाएगा उसी में खाना खाना होगा। साथ ही साथ जो उच्च जाति के लोग वहाँ पे खाना बनाने का काम करते थे उसे भी हटा करके नीचे तबके के लोगों को वहाँ पे जो है क्या किया, खाना बनाने का काम सौंप दिया। इससे भी जो ऊंचे जात के वहाँ पे कैदी थे उनमें आक्रोश आ गया। उन्होंने और धीरे धीरे जो है ईसाई मिशनरियाँ क्या कर रही थी, धर्म बदलवाने का काम कर रहा था। तो इससे लगा कि जो मौलवी थे, पंडित थे, उन्हें लगा कि इससे तो हमारा बोरा बिस्तर सिमट जाएगा, और उन्होंने क्या किया, इसका खिलाफत करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1850 ईस्वी में लैक्स लॉ की कानून आता है। क्या कहता है, लैक्स लॉ की कानून आता है। इस कानून में क्या रहता है कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा हिंदू रीति रिवाज में परिवर्तन लाया जाने लगा। कौन से कानून के द्वारा, लैक्स लॉ की कानून आता है या अधिनियम आता है, जिसे हम धार्मिक अयोग्यता अधिनियम भी कहते हैं। इसके द्वारा हिंदू मुस्लिम के जो भी रीति रिवाज थे उसमें क्या किया जाने लगा, परिवर्तन किया जाने लगा। इन सभी कारणों से हिंदू समाज में एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई
और ये सब भी विद्रोह की चिंगारी उत्पन्न करने का एक कारण बनती है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने क्या समझ लिया कि सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था इस आंदोलन का जो है उत्पन्न होने में। अगला बात कर ले सैनिक कारण। सैनिक कारण में क्या था कि बंगाल में जो भी सैनिक थे उसमें अधिकतर ब्राह्मण और राजपूत जाति से आते थे। किससे आते थे? ब्राह्मण और राजपूत जाति से आते थे। और यह सिपाही अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे, कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। अंग्रेजी सिपाही में खाने में भी बहुत ज़्यादा अंतर किया जाता था। अंग्रेज सिपाहियों को क्या किया जाता था? जो ब्रिटिश के सिपाही थे उन्हें अच्छी खाना दिया जाता था, इन्हें काफ़ी ही निम्न क्वालिटी का, बहुत ही तुच्छ क्वालिटी का खाना जो है प्रोवाइड किया जाता था, जिससे भी ये लोग नाराज हो गए। इन सब कारणों से भारतीय सैनिक का पहला विद्रोह कब होता है? तो 1864 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में क्या होता है कि बक्सर में मीर कासिम के विरुद्ध लड़ाई होती है। किसका? तो अंग्रेजों का। मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों का लड़ाई होता है और अंग्रेज के सिपाही का एक बटालियन, जो भारतीय सैनिक बने हुए थे, एक बटालियन क्या करते हैं, वो मीर कासिम के तरफ से लड़ने के लिए चले जाते हैं। मीर कासिम उस युद्ध में पराजित होता है और बाद में वो जो बटालियन छोड़ करके जाती है उस बटालियन को जो है गिरफ्तार किया जाता है और 24 सिपाहियों को क्या किया जाता है? तो 24 तोप से उड़ा दिया जाता है, यानी तोप पे बांध करके फायर कर दिया जाता है। कितना? तो 24 सिपाहियों को। सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह की बात कर ले तो 1806 ईस्वी में बेल्लोर से हुआ। कहाँ पे? 1806 ईस्वी में बेल्लोर से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फरमान जारी किया कि अब जो सैनिक होंगे वो न दाढ़ी रख पाएंगे, न तिलक लगा सकते हैं। क्या क्या नहीं कर सकते हैं? तो माथे पर तिलक लगाना, पगड़ी बांधना और दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके जगह पर एक हैट दे दिया जाता था। वो गोल वाली जो टोपी होती थी, हैट लगा दिया जाता था, दे दिया जाता था। परंतु उस हैट में क्या था? उसमें जो है चमड़े का बेल्ट था। क्या था? चमड़े का बेल्ट था। तो इससे जो है क्या हुआ, सैनिकों का मानना था कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उन्होंने प्रथम विद्रोह किया था धार्मिक विद्रोह के नाम से 1806 में। कहाँ पे? वेल्लोर में। रही सही कसर 1854 ईस्वी में एक डाकघर अधिनियम एक्ट आता है। कौन सा? डाकघर अधिनियम एक्ट पारित होता है और इस एक्ट के तहत क्या किया जाता है, जो पहले सैनिकों को जो है मुफ्त में जो है पत्राचार वगैरह का मौका दिया जाता था, उसे भी क्या किया गया? बंद कर दिया गया, ताकि भारतीय सैनिक जो है किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाए। इन सभी घटनाओं द्वारा भारतीय सैनिकों में पुरजोर तरीके से असंतोष की भावना फैल जाती है और वो जो है धीरे धीरे यह चिंगारी विद्रोह का रूप ले लेती है। क्लियर है? तो सैनिक विद्रोह भी हम लोगों ने यहाँ पर इजली वे में समझ लिया है। अब चलते हैं, बात करते हैं अंतिम कारण क्या था विद्रोह होने का। तो वो था तत्कालिक कारण या तत्कालिक प्रभाव की बात कर ले तो क्या था कि 1856 ईस्वी में सरकार ने पुरानी लोहे की बंदूक, जो पुरानी लोहे की बंदूक थी उसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस के स्थान पर नया न्यू इनफील्ड राइफल, कौन सा? न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग निर्धारित कर दिया गया। कौन सा? तो ब्राउन बेस जो है हटा करके न्यू इनफील्ड राइफल लॉन्च किया गया और जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल स्थित सेना के बटालियन में अफवाह फैल गया कि ये जो नया इनफील्ड राइफल है, इसके जो कारतूस हैं उसे दांत से खोल करके फायर करना होता है, बंदूक में सेट करना होता है। और जब हम दांत में लगाते हैं तो जब ये राइफल इनबिल्ड होता है तो इसमें जो हिंदू सैनिकों को जो दिया जा रहा है उसमें जो है गाय की चर्बी, और जो मुस्लिम सैनिकों को जो कारतूस दिया जा रहा है उसमें जो है सूअर की चर्बी मिलाई गई हुई है। इस बात से जो है काफ़ी हंगामा होता है और उसी का नतीजा होता है 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, कहाँ पे? 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा वहाँ के 2 ऑफिसर्स को गोली मार करके क्या कर दिया जाता है? हत्या कर दिया जाता है और बाद में मंगल पांडे को पकड़ करके क्या किया जाता है? फांसी पे लटका दिया जाता है। तो मंगल पांडे के द्वारा जो है
कब 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर से कहा जाए कि 1857 का जो है विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। इस अफवाह के बारे में बात होता है कि बाद में आज़ादी के बाद जब इसके बारे में मतलब खोजबीन किया गया, पड़ताल किया गया, तो ये बात जो है सच साबित हुआ। ये बात सच साबित हुआ कि उस समय जो है राइफल में सही में गाय और क्या सूअर की चर्बी को मिलाया जाता था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात कर ले विद्रोह का प्रसार की बात कर ले, विद्रोह के प्रसार की बात कर ले, तो ये विद्रोह सबसे ज़्यादा कहाँ पे फला फूला? तो अवध में फूला। कहाँ पे? अवध में। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि अधिकतर जो सैनिक थे कहाँ के थे? अवध के थे। तो अवध में बहुत ज़्यादा फैला। लेकिन वहीं दक्षिण भारत की बात कर ले, पंजाब वगैरह का क्षेत्र में बात कर ले, तो ये जो है दक्षिण भारत तो साफ नगन था, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में ये जो है विद्रोह रहा, लेकिन उस तरह से प्रसार नहीं हो पाया। तो चलिए इसके जो कुछ प्रमुख केंद्र थे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वहाँ किन्होंने नेतृत्व किया, किन्होंने इस आंदोलन को दबाया, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर आता है लखनऊ। लखनऊ में इस विद्रोह के नेता कौन थी? तो बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। और यहाँ विद्रोह शुरू होता है 4 जून 1857 ईस्वी को। कौन से अंग्रेजी सेना नायक ने? तो कैंपबेल ने इसे समाप्त कर दिया। कब? मार्च 1858 ईस्वी में। दूसरा आता है कानपुर। कानपुर में कौन नेता थे? नाना साहब। कौन? नाना साहब। इनका ओरिजिनल नाम जो पहले नाम था धोंदू पंत। क्या नाम था? धोंदू पंत। और कानपुर में कब शुरुआत हुआ? तो 27 जून 1857 ईस्वी को। कब? 27 जून 1857 ईस्वी को। और इसे भी कैंपबेल ने 16 दिसंबर 1857 को समाप्त कर दिया। आगे बात करें झांसी। झांसी में कौन थी नेता? तो रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली लाड़ी थी, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। रानी लक्ष्मीबाई जब लड़ी तो कब वहाँ पे कहा जाए? तो रानी लक्ष्मीबाई 5 जून 1857 ईस्वी को लड़ती, मतलब वहाँ पे विद्रोह शुरू होता है। रानी लक्ष्मीबाई थी और इसे कैप्टन ह्यूज जो है इसे समाप्त कर देते हैं मई 1857 में, जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। बिहार में बात कर ले तो बिहार में जो है 80 वर्ष के नेता बने थे बाबू वीर कुंवर सिंह। आंदोलन के बाद इन्हें वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना गया। बाबू वीर कुंवर सिंह जो है कब? तो 4 जून 1857 को बिहार में जो है इस विद्रोह की शुरुआत होती है। और बिहार में 2-3 पॉइंट बना था। कहाँ? शाहबाद, पटना और गया जिले प्रमुख केंद्र थे। पटना में किसने? तो पीर अली में। और शाहबाद जिले के जगदीशपुर में 80 वर्षीय बाबू वीर कुंवर सिंह इसके नेता थे। पटना के कौन थे? तो पीर अली थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की बात कर ले। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली इसके नेता थे। कौन थे? मौलवी लियाकत अली इसके नेता थे। अंग्रेजी सेना नायक जिसने ये विद्रोह दबाया तो वो जनरल नील थे। कौन? जनरल नील जो है इलाहाबाद का जो है विद्रोह को दबाने का काम किया। क्लियर? बात कर ले फैजाबाद की। तो फैजाबाद में कौन थे? मौलवी अहमद अली। कौन? मौलवी अहमद अली जो है फैजाबाद के नेता थे इस विद्रोह के। और इसे भी कैंपबेल ने इस विद्रोह को यहाँ पे समाप्त किया। बरेली में कौन थे? खान बहादुर खान। कौन? खान बहादुर खान। और बरेली में भी कैंपबेल ने इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। मंदसौर में कौन थे? तो फिरोज शाह। मंदसौर में कौन थे इस नेता के, इस विद्रोह के नेता? तो फिरोज शाह। असम के बात करें तो कंदपेश्वर सिंह एवं मनी राम दत्त। कौन कौन? कंदपेश्वर सिंह और मनी राम दत्त असम में इस विद्रोह के नेता थे। उड़ीसा में कौन थे? सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। आगे बढ़ते हैं। कुल्लू में कौन थे? तो राजा प्रताप सिंह। कुल्लू के नेता कौन थे? राजा प्रताप सिंह। राजस्थान के कौन थे? तो राजस्थान में जय दयाल और हरदयाल। राजस्थान में भी कहाँ पे? तो कोटा में जो है राजस्थान का कोटा 1857 के विद्रोह का मेन केंद्र था। गोरखपुर की बात कर ले तो गोरखपुर में गजाधर सिंह इसके नेता थे। मथुरा में कौन थे? तो मथुरा में थे देवी सिंह। कौन? मथुरा में देवी सिंह। और मेरठ में थे कदम सिंह। मेरठ में कौन थे? कदम सिंह। तो ये जो प्रसार हुआ था, जहाँ जहाँ मेन प्रसार था, मैंने आपको वहाँ के नेताओं के बारे में यहाँ पे बता दिया है।
क्लियर है। अब बात कर ले कि आंदोलन या क्रांति शुरुआत तो ही, तो इसका असफल होने का कारण क्या था। इसके असफल होने का कारण सबसे पहले जान ले कि विद्रोह का क्या था, सीमित स्वरूप था। विद्रोह का सीमित स्वरूप का क्या मतलब था कि ये विद्रोह न तो एक तरह से कहा जाए कि स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह रह गया था और न यह सिर्फ सैनिकों का विद्रोह रह गया था, एक कहा जाए कि लक्ष्य विहीन विद्रोह था। क्योंकि बहुत सारे, अब सैनिक के बारे में मैंने बताया कि सैनिक किसके लिए, तो आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे थे। सैनिक आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। वहीं पर जो लोग और जुड़े थे, जमींदार किसके लिए, तो अपनी रक्षा के लिए, राजा अपने राज्यों की रक्षा के लिए। तो इसका जो स्वरूप था काफ़ी छोटा रूप था और बहुत कहा जाए कि बृहद पूरे भारत में ये आंदोलन फैल नहीं सका। तो प्रथम जो कारण बनता है इसे असफल होने का कि इस विद्रोह का जो है सीमित स्वरूप होना। दूसरा बात कर लें कि देसी नरेश तथा सामंतों की गद्दारी। अब जो सामंती लोग थे वो मतलब उस समय के जो जमींदार थे, अगर ब्रिटिश से दुश्मनी कर लेते तो उनकी ज़मींदारी चलती नहीं, सामंती चलती नहीं, तो वो क्या करते थे, जो भी विद्रोही होता था उनका इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर देते थे। या फिर देसी नरेश, जिसमें सिंधिया नाम, सिंधिया नरेश उस समय के, सिंधिया नरेश जो है, इन्होंने क्या किया, जो विद्रोही थे उनके साथ गद्दारी की। सिंधिया नरेश के कारण ही किसका, रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु होती है। जब लक्ष्मीबाई ग्वालियर जाते हैं तो वहाँ पर सिंधिया उनका साथ नहीं देता है और वो जो है कैप्टन ह्यूज को उसका इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हालांकि सिंधिया के जो सैनिक थे वो जो है रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर लड़ते हैं, लेकिन दोनों ओर से सेनाओं से घिर जाने के कारण लक्ष्मीबाई को वीर गति की प्राप्ति होती है। तो सिंधिया ने जो है एक तरह से वहाँ पे गद्दारी की। तीसरा बात की जाए, योग नेतृत्व का अभाव, योग नेतृत्व का अभाव। अब यहाँ पर आप देख लें, हर क्षेत्र में एक नया नेता था, हर क्षेत्र में एक नया नेता था और उनका अपना एक जो है विजन था, कहा जाए जिसको, कि मान लीजिए कि अब जो है रानी लक्ष्मीबाई की बात के लिए, तो रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो कहा जाए कि मेरे बाद मेरा पुत्र गद्दी पर बैठेगा, तो उनके पुत्र को गद्दी पर बैठने से जो किन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो रानी लक्ष्मीबाई उसके लिए भी लड़ रही थी, अपने राज्य बचाने के लिए भी लड़ रही थी। वहीं पर बात कर जाए बाबी वीर कुंवर सिंह, तो वो सेना में नहीं थे फिर भी लड़ रहे थे, तो वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लड़ रहे थे कि अंग्रेजों को भारत से भगा देना है। वहीं पर अवध के जो सैनिक थे, अवध में जो कानपुर लखनऊ वगैरह में जो आंदोलन चल रहा था, वहाँ सैनिक अपने आत्मसम्मान, अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। जो पंडित, राजपूत, मौलवी वगैरह जो जातियाँ उसमें सम्मिलित हुई थी, वो क्या था कि धर्म को किसी तरह से बचाना है। तो इसका जो है एक सीमित स्वरूप नहीं हुआ, यानी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ था और सही नेतृत्व नहीं मिल पाया। इसके कारण भी ये आंदोलन क्या हुआ, विद्रोह हुआ, ये असफल रहा। संगठन का अभाव, क्या हुआ, संगठन का अभाव। सभी जो है गोल बंद होकर के एक साथ नहीं लड़े, बल्कि अलग अलग टुकड़ियों में इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। अवध की अलग सेना थी, आपका पटना आए, बिहार आए तो यहाँ पे अलग लड़ रहे थे, वहाँ झांसी में जो है अलग लड़ाई टुकड़ी लड़ रही थी। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज जो है वो मिलकर एक साथ प्रहार कर रहे थे और उनकी सेना ज़्यादा थी, उनके पास हथियारों का जो है जखीरा था। वहीं पर भारतीयों की बात की जाए तो भारतीय सेना क्या लड़ रहे थे, तो ये भाला, तलवारें आदि लेकर के ये लड़ रहे थे। तो ये भी एक कारण क्या हुआ, संगठन का अभाव। निश्चित उद्देश्य का अभाव, निश्चित उद्देश्य मैंने बता ही दिया कि सैनिक आत्मसम्मान के लिए, कोई आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा है, कोई जमींदारी के लिए लड़ रहा है, कोई अपने राज्य बचाने के लिए लड़ रहा है, कोई देश के लिए लड़ रहा है। तो एक सीमित अर्थ ही नहीं था, उनका उद्देश्य नहीं था, निश्चित उद्देश्य नहीं था कि मुझे लड़ाई जो ये लड़ रहे हैं हम किस लिए लड़ रहे हैं। ये उद्देश्य बटा हुआ था, सभी क्षेत्रों का अलग अलग मुद्दा यहाँ पे था। सीमित संसाधन का जो है होना, सीमित संसाधन का होना का मतलब क्या था, अंग्रेज जो है तोप से लड़ रहे थे, राइफल लेकर लड़ रहे थे। अगर मान लीजिए कि अवध से उसे और कहीं जाना है तो समुद्री मार्ग का भी प्रयोग कर रहे थे। मतलब उनके पास सारा संसाधन था, जबकि भारतीयों के पास संसाधन की काफ़ी कमी थी। एक दूसरे से संवाद करने के लिए भी उनका पत्राचार का जो भी आती था तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था, और ये कब क्या, तो सिर्फ भाला और तलवार लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही थी।
सातवां जो मेन था, शिक्षित वर्ग की उदासीनता। इस आंदोलन में देखने को मिला कि इस आंदोलन का जो उस समय का जो शिक्षित वर्ग था, उन्होंने साफ न इसके बारे में इसके साथ लड़ा और ना ही कि इसके साथ एक सहानुभूति भी रखी इस विद्रोह के। कुछ कहा जाए शिक्षित व्यापारी जो थे, वो कलकत्ता और मुंबई के जो व्यापारी थे, वो तो यहाँ तक दुआ करते थे कि इस युद्ध में, इस कहा जाए कि विद्रोह में अंग्रेजों का ही विजय हो। तो शिक्षित वर्ग जो है काफ़ी उदासीन रहा इस विद्रोह के लिए। कृषक वर्ग की उपेक्षा। सैनिक विद्रोह जो कहा जाए या विद्रोह कहा जाए, इसमें क्या किया गया, क्योंकि कृषकों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है शामिल था, लेकिन सैनिकों ने जो है इनका साथ नहीं लिया, इनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की। तो क्या हुआ कि ये अलग थलग रह गए, और जबकि इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये कारण भी रहा। दूसरा, अंग्रेजों का कुशल नेतृत्व। कुशल नेतृत्व का मतलब ये होता है कि आप देख सकते हैं इनके पास कैंपबेल, ह्यूज जैसे सेनापति थे। वहीं भारत के पास, अगर भारतीय सेनाओं के पास जान ले, भारतीय नागरिकों के पास, तो उस तरह का नेतृत्व जो है हमारे पास नहीं था उस समय। इसलिए भी ये जो है विद्रोह क्या रहा, असफल रहा। क्लियर है। अब बात कर ले विद्रोह का महत्व क्या रहा। विद्रोह का महत्व क्या रहा। सबसे बड़ा महत्व तो ये हुआ कि इस विद्रोह के बाद लोगों को लगने लगा कि अब जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई एक उद्देश्य के लिए लड़नी है, और वो उद्देश्य होना चाहिए भारत की आज़ादी का। तो एक तरह से राष्ट्रीय भावना का जो है पैदा हुआ। किससे? तो ये 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा महत्व ये निकला कि राष्ट्रीय भावना जो है लोगों में पैदा हुई। दूसरा बात ये हुआ कि लोगों को पता चला कि अब अलग थलग लड़ने से जो है हम जो है इन अंग्रेजों को इस देश से नहीं भगा सकते। हमें जो है एकजुट होकर के संगठन के रूप में लड़ना होगा। एकजुट होकर के संगठन और एकता के साथ हमें लड़ना होगा। कहा जाए कि भारतीय इतिहास में इस विद्रोह के बाद संवैधानिक विकास का बीजारोपण या सूत्रपात कहा जा सकता है। यानी एक तरह से संवैधानिक पदों वगैरह के बारे में आगे मैं आपको जो है रानी का जो है घोषणा पत्र बताऊंगा। इसी विद्रोह के बाद होता है घोषणा पत्र जारी होता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इस विद्रोह का संवैधानिक विकास पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इस विद्रोह के बाद भारत में प्रजातांत्रिक शासन का बीजारोपण हुआ। मैं यहाँ पे बीजारोपण की बात कर रहा हूँ, शुरुआत की नहीं। तो प्रजातांत्रिक शासन का भी क्या होता है, इस विद्रोह के बाद बीजारोपण होता है। अब चलिए अंतिम बात कर ले कि विद्रोह का परिणाम क्या रहा। इतना बड़ा विद्रोह रहा, असफल रहा, लेकिन इसका कुछ जो है महत्वपूर्ण परिणाम भी सिद्ध हुआ। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण परिणाम ये क्या हुआ कि मुगल बादशाहत जो है, क्या मुगल बादशाहत भारत से सदा सदा के लिए खत्म हो गया। क्या हो गया? मुगल बादशाहत भारत से सदा सदा के लिए क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इस विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र जो है आता है। क्या आता है? महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र आता है, जिसे जो है लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में अपना दरबार लगाकर लोगों के सामने इस घोषणा पत्र को पढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महारानी का घोषणा पत्र काफ़ी कुछ बदल करके रख देता है। चलिए इस घोषणा पत्र के बारे में बात कर ले। तो सबसे पहले इस घोषणा पत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या किया, रानी ने यह घोषणा की कि अब जो है भारत का पे जो शासन होगा वो कंपनी के द्वारा नहीं होगा, बल्कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? लेकर के क्राउन के हाथों में कंपनी, भारतीयों का भारत पे जो है शासन अब कंपनी के द्वारा नहीं, क्राउन के द्वारा होगा। जनरल गवर्नर का पद हटा करके अब वायसराय कहा जाने लगा। यानी गवर्नर जनरल का जो पद था उसे हटा करके अब क्या किया गया, वायसराय का पद बना दिया गया। तीसरा था, अब ब्रिटिश सरकार भारतीय मामलों के लिए सीधे उत्तरदायी होगी। अब ब्रिटिश सरकार भारतीय मामलों के लिए अब क्या होगा, सीधे जो है उत्तरदायी होगा। साथ ही साथ रानी ने डलहौजी का जो हड़प नीति था उसे भी निरस्त कर दिया कि अब किसी भी राज्य को जबरदस्ती या अयोग करार दे करके अपने शासन में नहीं लिया जाएगा। भविष्य में कोई भी राज्य अंग्रेजों द्वारा अपने राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, ऐसी बात उस घोषणा पत्र में लिखी गई थी। भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में अंग्रेजी सरकार अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्या करेगी?
भारतीयों का जो भी सामाजिक और जो मतलब धार्मिक मामला हो उस पर जो है कोई हस्तक्षेप किसके द्वारा, तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। भारतीय सैनिक में यूरोपीय सैनिक का अनुपात विद्रोह से पूर्व कितना था, मैंने आपको बताया 5:1, उसे घटा करके अब क्या कर दिया गया 2:1। कितना अब घटा करके कितना कर दिया गया, तो 2:1 कर दिया गया। साथ ही साथ सिर्फ एक क्षेत्र का दबदबा न हो इसलिए जो है काफ़ी संख्या में सैनिकों की छटनी भी की गई, क्योंकि 70% लोग तो कहाँ के अवध के मात्र सैनिक थे, और जब विद्रोह हुआ तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ, तो विद्रोह में फला फूला ये विद्रोह। इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया कि इन्होंने किया कि अब जो है सिर्फ एक क्षेत्र का सैनिक नहीं होगा, पूरे भारत से मिला जुला कर सैनिक रखेंगे, और इतना हम भारतीय सैनिक नहीं रखेंगे। 5:1 को घटा करके 2:1 कर दिया गया। भारत की देखभाल के लिए कौन सा एक अधिकारी नया नियुक्त किया गया, भारतीय राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया का जो है नियुक्ति किया गया, और इसके अंतर्गत 13 और सदस्य को, कितना 13 और सदस्य बनाए गए, 13 और सदस्य बनाए गए कि ये सभी मिलकर के भारतीय व्यवस्था को देखेंगे। क्लियर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था रानी का घोषणा पत्र। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 1857 की क्रांति या विद्रोह को हमने यहाँ पूरी तरह से पार्ट बाय पार्ट स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या किया है, समझ लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो और ज़्यादा लोगों तक इसे भेजने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में अगर कोई कमी लगे, कोई त्रुटि लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में, अगले क्लास में उस सजेशन को ज़रूर जो है इसमें शामिल करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ फिर अगला टॉपिक लेकर के अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।